चलो प्रीवियस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है साथियों, आ जाओ फटाफट आ जाओ। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुणांक है जो कि एसी परिपथ में अधिकतम और आरएमएस मान को बताता है? मुझे बताओ ये क्या है अधिकतम, ये क्या है आरएमएस। आर अधिकतम अधिकतम और आरएमएस का अनुपात क्या कहलाता है? तो सबको पता है अधिकतम और आरएमएस का मान क्या कहलाता है। आरएमएस इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं शिखर गुणांक। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये लो, मुझे बताओ निम्न में से किस परीक्षण में सिर्फ शिखर गुणांक यानी कि पीक फैक्टर यानी कि क्रस्ट फैक्टर है ना, इसको भी क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, की जानकारी महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ क्रस्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर मेरा जो पीक फैक्टर होता है वो होता है, क्या होता है, अधिकतम बटे आरएमएस। अब देखो ये क्या है अधिकतम, अधिकतम मान से क्या पता चलेगा मेरे पास वीएम का अधिकतम मान कितना है। अब जब वीएम का अधिकतम है तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा, बताओ ये तार है तो इस पर इंसुलेशन कितना लगेगा, इंसुलेशन कितना लगेगा बेटा, बस इसी के लिए ये निकाला जाता है। तो द्विविद्युत रोधन के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है, बाकी आवर्ती धारा और इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अधिकतम मान हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें इंसुलेशन का प्रयोग कितना करना है। चलो आगे, ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस मान 15 दे रखा है, तो औसत निकालना है। आराम से चलना बेटा, मैंने क्या बताया आपको, सिंपल होता। चलो ये क्या है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है सर प्रत्यावर्ती धारा के लिए मुझे आरएमएस दिया हुआ है यानी कि वी आरएमएस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साथियों? तो दिया हुआ है 15। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, औसत वी एवरेज निकालना है। सर वी एवरेज के लिए आपने मुझे बोला है कितना होता है, वीएम बटा में √2। ठीक है, तो मुझे वीएम का मान चाहिए और मेरे पास है क्या, वीआरएमएस। और मुझे ये भी पता है, क्या पता है कि ये जो फुल वेव के लिए कितना होता है जो वीआरएमएस का मान, तो आप बोलोगे 2 वीएम बाई पाई होता है। हाँ होता है। अब देखो बेटा यहाँ से वीएम का मान निकालो, तो वीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 15 पाई बटे में 2। ठीक है, ये मिली में है बेटा, ये मिली में, ठीक है, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट कह लो या मिली एम्पियर, मिली वोल्ट कह लो आप, क्योंकि ये धार वोल्ट है ना, तो यहाँ आई कर दो, ये भी आई कर दो, ये भी आई कर दो, ये भी आई कर दो, वापस लिख देता हूं मैं। ये क्या है आई आर एम एस और ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा आई एम, ये क्या हो जाएगा 2 IM बाई पाई। ठीक है, यहां से, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ 15 पाई मिली एम्पियर। ये किसका मान हो गया बेटा, ये आई एम का मान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे आई एम चाहिए, मुझे आई एवरेज चाहिए, वो क्या हो जाएगा आई एवरेज बराबर आई मैक्सिमम। तो देखो बेटा अभी आई मैक्सिमम मेरे पास निकल गया, इस मान को यहाँ रख दो, कुछ नहीं करना, आराम से रखो। ये 15, ये क्या हो जाएगा पाई बटे में क्या हो जाएगा √2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 2, ये 2 और यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, ये 2 आ गया। अब देखो जब बेटा इस पूरे को आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो करके देखो 15 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14। हाँ सर 3.14, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.14, 1.141 सॉरी मार, तो इसका मान ये हो गया। अब देखो इसको आप करके देखो, ये कितना है, ये क्या है 15 तिया 45, थोड़ा सा राउंड फिगर में चलो, तो ये कितना हो जाएगा 45 दिख रहा है आपको? हाँ सर 15 तिया 45। यहाँ देखो 14 दूनी 28 यानी कि 2.8 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सर देखो आराम से देखो इसको, इसका जस्ट दुगना करेंगे तो 28, 28 का दुगना क्या होता है 56, यानी कि 10 के आसपास, 10 से कुछ 100 ज्यादा आएगा। तो देखो ये तो बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि देखो 28 और 14 को जोड़ो तो ये कितना हो गया, ये तो 32, ये तो ज्यादा हो गया, मेरे को 45 मान है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर मेरा 13.5 हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, आरएमएस को लिखा 2 बाई पाई और यहाँ से मैंने आईएम की वैल्यू निकाल दी, फिर मैंने आईएम को वैल्यू यहाँ रख दिया, √2 यहाँ आ गया और इससे मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो आगे आगे चलो, ये लो। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि अधिकतम वोल्टेज इतनी है और ज्यात तरंग के लिए शिखर मान का मान ज्ञात करना है। देखो अधिकतम वोल्टेज कितना देखा इतना, मुझे ज्यात तरंग का क्या निकालना है, शिखर मान निकालना है, यानी वीएम मान निकालना है। मुझे दिया क्या है, वी आरएमएस, मुझे दिया क्या है वी आरएमएस, कितना दिया है वी आरएमएस, मुझे दिया है 23√2 और मुझे क्या चाहिए, शिखर मान चाहिए। अच्छा आराम से देखो ये वी आरएमएस दिया है, अब मुझे वी आरएमएस का वैल्यू क्या है, वी आरएमएस बराबर मैं ये लिख सकता हूँ वीएम बाई √2। कैसे सर मुझे बताओ, जो वीएम होता है ना बेटा, उसका मान होता है वीआरएमएस इंटू √2, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो यहाँ से वीआरएमएस कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ अधिकतम मान में
√2 का भाग करके लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो बस मैंने यही तो किया है। अब बराबर करके क्या है ये 23 √2, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है मुझे, शिखर मान, ज्यात तरंग का शिखर मान पूछा है, ठीक है। ज्यात तरंग का शिखर मान पूछा है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, ज्यात तरंग का शिखर मान पूछा है। और ये क्या है, अधिकतम मान, और ये ज्यात तरंग का शिखर मान, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, वापस देख लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है, अधिकतम मान कितना दे रखा है मुझे, वी मैक्सिमम क्या दे रखा है, 23 √2, ठीक है। अधिकतम मान, तो ज्यात तरंग का मुझे शिखर मान पूछा है। अरे अरे सिंपल सा देखो, शिखर मान नहीं, शिखर गुणांक पूछा है। देखो यहाँ गलती होती है बेटा, ठीक है। तो सुनो, ये जो वी एम जो है ना, उसका ये क्या है, ये शिखर मान है, और ये क्या है, शिखर गुणांक, ये रहा शिखर गुणांक। देखो बेटा इस तरह से मिस्टेक होती है। और √2 को ही क्या बोलते हैं हम, 1.414, ठीक है। माफ कीजिए, थोड़ा सा मैंने आपका समय लिया था, खराब किया, ठीक है, ओके। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। कालांतर में प्रत्यावर्ती धारा वह मात्रा है जो कि अन्य मात्रा की अपेक्षा बाद में उत्पन्न होती है या फिर अपने अन्य उच्चतम मान पे पहुंचती है, ठीक है। अब देखो आराम से समझो, ये मान लो मेरी दो तरंगे हैं, एक तरंग ये रही, ठीक है, और ये मेरी दूसरी तरंग है। अब मान लो ये मेरी दो तरंग है, ये है एक्स और ये है वाई। मुझे बताओ इसका अधिकतम मान कहाँ आया, यहाँ पर। यानी कि मान लो ये 1 नंबर पे अधिकतम पे पहुंची है और ये 2 नंबर पे पहुंची है। तो इसमें आगे कौन है जो अपना पहला मान पिक लेती है, ठीक है। तो कौन है, एक्स लीडिंग पर है। तो मुझे ये बताओ कि कालांतर में प्रत्यावर्ती धारा का वह मान जो कि अन्य मान के बाद अपना मान लेती है। यानी कि ये एक है, ये दूसरी है, ये अपना मान बाद में लेती है। तो बताओ ये एक्स लीडिंग है, आगे है, तो इसका मतलब y क्या है, अपने आप के क्या है, लैगिंग है, पीछे की तरफ है ना। बाद में अपना मान लेती है, तो बाद में अधिकतम मान तो यही लेगी। यहाँ पर भी देख लो, ये x है और ये y हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमगामी, ठीक है। बस यही है, आगे चलो, आगे चलो। अब ये क्या कह रहा है, एक साइकिल में अधिकतम मान वाली ज्यात तरंग का औसत मान कितना हो जाएगा। देखो अधिकतम के लिए ज्यात तरंग का औसत मान क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 2Vm/π। ये मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वो याद करना है। उसके बाद अगर मुझे, ये तो किसके लिए होता है, फुल वेव के लिए होता है। अगर मुझे यही पूछे हाफ वेव के लिए, किसके लिए, हाफ वेव के लिए पूछे, तो मैं क्या निकालूंगा, हाफ वेव का मान क्या निकालूंगा, मैं वी एवरेज का मान निकालूंगा बेटा, Vm/π, ठीक है। अभी मेरे को किससे पूछा है, पूर्ण साइकिल, एक साइकिल के लिए पूछा है, तो मान कितना हो जाएगा, 2Vm/π। देख लो बेटा, समझ में आया। चलिए ये मान दोनों याद में रखना। अगर मुझे पूरी साइकिल को पूछे तो 2Vm/π, आधी का पूछे तो Vm/π। आगे चलो। अब ये तो आसान सा प्रश्न है, प्रतिबाधा निकालना है, यानी कि जेड स्क्वायर वो क्या होता है, प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस प्रतिघात का स्क्वायर होता है। तो यहां से देख लो, प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस प्रतिघात का स्क्वायर, खत्म, आसान। चलो आगे। अब ये कह रहा है, यदि एक कुंडली में प्रतिरोध दे रखा है, ये लो एक कुंडली का प्रतिरोध बना दिया, कितना है, 15 ओम है, बहुत अच्छे। उसके बाद कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है, क्या दे रखी है, यानी कॉइल 25 ओम दे रखा है, हाँ। अब पूछ रहा है इस पे पूरे पे जेड निकालना है, ठीक है। आराम से देखो, ये क्या है, ये आर है सर, ये क्या है, ये एक्स है सर। मैं क्या लिखता हूं, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी निकाला है, देखो, ये देखो, है ना। चलो इसी से अपन को ये भी सॉल्व करना है, देखो आराम से। तो यहां पे भी यही करना है अपने को, देखो आराम से। ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है, यानी कि मुझे जेड दे रखा है। तो मेरे को बेटा ये 25 नहीं दे रखा है, ढंग से देखो, एक बार रुको, मुझे बेटा ये नहीं दे रखा है, ये 25 नहीं है, ये क्या है, ये तो प्रतिघात निकालना है। मुझे z का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 25। क्या दे रखा है, 25, तो बस वैल्यू रख दो। देखो कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है 25, है ना, यानी कि इंपेडेंस दे रखा है, तो मुझे रिएक्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 25 का स्क्वायर बराबर, अब देखो r का स्क्वायर, r कितना है, ये आप कहोगे 15 का स्क्वायर प्लस x निकालना है, तो x यूं का यूं रख दो, ठीक है बेटा। अब देखो आसान से x को यहीं रखो, हाँ रख दिया।
अब देखो यहाँ पे भी ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 15 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, हाँ। 15 का क्या होता है, 225 होता है, हाँ सर होता है। यानी कि एक्स की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ गई, 400। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 ओम मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, चलिए 20 ओम मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये लो। ये कह रहा है इनमें से प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ की शक्ति कितनी होगी। सिंपल सी बात बताओ, कौन सी पूछ रहा है ये, प्रतिघाती शक्ति पूछ रही है। तो मुझे सब लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा आभासी शक्ति। सबसे पहले लिखो आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होता है सर, वो होता है V इंटू आई। बेटा यहाँ पे V क्या है, RMS, और I क्या है, वो भी RMS। ठीक है, ठीक है। अब सक्रिय शक्ति पूछेगा, यानी कि एक्टिव पावर पूछेगा, यानी कि वास्तविक खपत पूछे, तो ये सारे बेटा इसी के नाम है। तो वो क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाइव। बिल्कुल सही है। अगर ये आप ये क्या पूछेगा, प्रतिघाती, क्या पूछेगा, प्रतिघाती शक्ति, यानी कि रिएक्टेंस वाली शक्ति, यानी कि आभास जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, एक्स, ये एल और सी के कारण आ रही है, उसकी शक्ति, तो वो हो जाएगा वी आई साइन फाइव, है ना। तो देखो ये क्या पूछा है, प्रतिघाती, तो वी आई साइन फाइव। ये तो क्या है, आभासी, यानी कि पूरी के पूरी एपरेंट पावर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे चलो। अब ये कह रहा है परिपथ में दोनों दिशाओं में आगे और पीछे वाली शक्ति को क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अगर मेरा परिपथ में आर है तो जहां पे मेरा आई है वहीं पे मेरा वी है। अब इनमें कोई आगे या पीछे है क्या, कि वोल्टेज आगे या पीछे, नहीं सर। तो ये क्या करती है, ये खपत जो होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक खपत कहलाती है। वास्तविक खपत कहलाती है। हाँ सर समझ में आ गया। अब अगर परिपथ में मेरा एल है तो इसमें लेगिंग नेचर का होता है। लेगिंग कौन करता है, धारा। अब देखो अगर ये वी है तो इसका मतलब आई यहाँ पर, ये क्या है, पीछे है, हाँ सर पीछे है। अब देखो ये सी है, इसमें अगर वी ये है तो आई आगे है, हाँ आगे है। तो ये जो आगे और पीछे वाली खपत है, यानी कि ये जो एल और सी की खपत है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति। इस शक्ति खपत का पारेषण में कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन ये इस डिवाइस को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे चलो। ये लो, आगे कह रहा है जब धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेस अंतर होता है तो बताओ क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी ले लो, चाहे एल ले लो चाहे सी ले लो। ठीक है, अगर ये मेरा वी है, ये मेरा आई है, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे वी आई कॉस 90 कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मेरी सक्रिय खपत क्या होगी, शून्य होगी। शून्य होगी, इसलिए ये शून्य शक्ति गुणांक कहलाएगा। खत्म। अग्र और पश्य की तो बात ही नहीं। ठीक है, समझ गए। ये क्या कह रहा है, अगर फेस एंगल 90 होगा, चाहे एल ले लो चाहे सी ले लो, दोनों का क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक शून्य होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलो। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है। मुझे बताओ, कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक, इसका अधिकतम मान क्या होता है। ये 0 से चालू होता है और 1 पर अधिकतम होता है। 0 से चालू होगा और 1 पे क्या होगा, अधिकतम। क्यों, क्योंकि ये कॉस का मान है। कॉस देखो ना बेटा, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम मान कितना है, 1, न्यूनतम मान कितना है, 0, बस इसी के आगे पीछे ये घूमता है। अब देखो, तो अधिकतम मान कितना है, कॉस, कॉस का अधिकतम मान क्या होता है, यूनिटी। क्या होता है, यूनिटी। बस खत्म, आगे चलो। ये लो, अब ये कह रहा है केवीए। केवीए क्या होती है, जो पूर्ण होती है, मतलब पूरी तरह से जो एपरेंट पावर होती है ना, इसको कहते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होती है, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। अब आप मुझे बताओ सर, इसको एपरेंट पावर क्यों कहते हैं। देखो आपको कैसे पता चला, ये देखो बेटा, केवीए से, केवीए से। ठीक है, अगर ये मेरा केवीए की जगह किलोवाट होता तो मैं क्या बोलता, इसको सक्रिय शक्ति कहता। सक्रिय शक्ति कहता, है ना, सक्रिय शक्ति। अगर ये मेरा केवीएआर होता, केवीएआर, तो मैं इसको क्या बोलता, प्रतिघाती शक्ति बोलता। ऐसे मुझे पता चला, प्रतिघाती शक्ति। लेकिन अगर ये
मेरे को क्या दे रखा है केवीए, तो ये मेरी क्या है एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर है, ठीक है। चलिए अब आओ आगे, कौन सी शक्ति है, क्या प्रतिघाती है, वो तो केवीएआर होती है, सर ये तो नहीं है, तो ये क्या है प्रत्यक्ष शक्ति है, और ये क्या है सच्ची वास्तविक तो नहीं है, और ये भी नहीं है, तो क्या बच गई मेरे पास प्रत्यक्ष शक्ति, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। और प्रत्यक्ष की जगह अगर ये मेरे को आभासी या फिर मेरे को ऐसा वर्ड देता ना एपरेंट पावर, तो ज्यादा अच्छा था, एपरेंट शक्ति। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। ये लो, अब देखो, एक प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए प्रयोग में लाने वाले संधारित्र की वोल्टता क्या हो जाएगी, मुझे पता है क्या है, ये पारेषण लाइन है, यहाँ पे मैं संधारित्र लगाता हूँ, इस संधारित्र को लगाने का मतलब क्या है, मुझे प्रतिघाती शक्ति देना, रिएक्टिव पावर देना, और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है केवीएआर, केवीएआर, तो देखो केवीएआर कहाँ है, ये रहा, ये तो वास्तविक है, और ये क्या है, ये एपरेंट है, और ये क्या है, ये वोल्टेज है, तो आंसर क्या आ जाएगा केवीएआर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। ये लो, ये कह रहा है यदि एक एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है और धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री है, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर केवल प्रेरकत्व है तो ये V होगा, ये I होगा, बनने वाला कौन 90 होगा, सक्रिय खपत कितनी होगी 0 होगी, तो इसमें क्या होगा केवल रिएक्टिव होगा, और कितना हो जाएगा 0। अभी बताओ, आगे चलो। अभी इसको भी समझा दिया है कि बोला VAR किसका मात्रक है। अब देखो VAR किसका मात्रक होता है, रिएक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर का, यानी कि ऐसी शक्ति जिसकी परिपथ में प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ये प्रतिघाती शक्ति। आसान, चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये लो बेटा, ये क्या कह रहा है, एक परिपथ में लागू वोल्टेज 100 वोल्ट है और 10 एम्पियर की धारा पर 30 डिग्री पश्चिमगामी है, लैग पाया जाता है, तो पावर फैक्टर। बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आप इसको सॉल्व करो, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो। सबसे पहले तो देखो ये क्या कह रहा है, इसमें देखो ये क्या कह रहा है 30 डिग्री पश्चिम, समझ में आ गया, यानी परिपथ कैसा है लैगिंग है, तो देखो आंसर भी लैगिंग में आएगा, तो अग्रता तो हो नहीं सकता, अग्रता तो हो नहीं सकता, तो दो तो मैंने काट दिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, धारा 30 डिग्री क्या है पीछे, तो मेरा परिपथ कुछ भी हो, इसका पावर फैक्टर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, क्या और कुछ भी आएगा 30 ही आएगा सर, और cos 30 का मान कितना होता है 0.866 होता है। ये लो, ठीक है। अब ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि cos में 0.5 किसका मान होता है सर, ये 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, इसलिए अपने पास क्या है 60। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये देखो खुद कह रहा है पश्चिम है, तो सबसे पहले पश्चिम पश्चिम में ढूंढो कहाँ है, अग्र वाले हटा दो, और 30 डिग्री है, और तो cos 30 का मान पावर फैक्टर का क्या हो जाएगा 0.88, ठीक है बस। एग्जामिनर बस ये चेक करता है आपको आता है या नहीं। आगे चलो, परिपथ का शक्ति गुणांक निम्न में से किस रूप में परिभाषित होता है, आ जाओ। शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई, cos फाई क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का उल्टा, बहुत अच्छे। और क्या होता है सर R अपॉन जेड, यानी कि प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा। सर और क्या होता है सर, ये वास्तविक खपत बटे आभासी खपत होता है, ठीक है यही होता है। अब देख लो इनमें से कौन सा है सर, और ये क्या कहलाता है सर, ये प्रतिरोध कहलाता है। सर ये क्या कहलाता है, ये प्रतिबाधा कहलाता है, ठीक है, प्रतिबाधा, प्रतिघाती प्रतिबाधा। तो यहां से cos फाई बराबर प्रतिरोध बटे प्रतिघात, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा है ना, R बटे Z, यही हो गया सही। आगे क्या है R बटे X, नहीं सर ये नहीं होता। आभासी यानी कि क्या हो जाएगा एपरेंट अपॉन वास्तविक, ये भी नहीं, उल्टा होता तो सही हो जाता, वास्तविक बटे प्रतिघाती नहीं, वास्तविक बटे आभासी होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरा ए। आगे चलो, फिर से यूनिट वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि सक्रिय खपत पूछी है, तो सक्रिय की यूनिट क्या होती है किलोवाट होती है, किलोवाट होती है। सर ये किसकी होती है वोल्ट एम्पियर, तो सर ये सीटी और पीटी की होती है, बहुत अच्छे। ये क्या होती है, तो वोल्टेज है, और ये क्या है प्रतिघाती शक्ति है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा किलोवाट। अब बताओ सक्रिय शक्ति कौन खपत करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है। आओ ये लो अगला प्रश्न। अब ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती तरंग में एक पूर्ण चक्र के लिए विद्युतिक डिग्री कितनी होती है, एक प्रत्यावर्ती चक्र के लिए पूर्ण में विद्युतिक डिग्री कितनी होती है, मुझे बताओ। ये मेरा एक पोल है एन,
ये मेरा एक पोल है एस। इस पे ये पूरा जो विस्थापन है, ये क्या है? ये यांत्रिक कोण है। क्या है? 180 यांत्रिक कोण है। ठीक है? 180 क्या है? यांत्रिक कोण है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या कह रहा है? एक पूरे चक्कर में कितनी होती है? और प्रत्यावर्ती साइकिल जो है पूरे चक्कर में इस तरह से जाती है कि नहीं जाती? पहले 0 फिर अधिकतम फिर यहाँ फिर यहाँ। तो ये क्या है? ये पाई। ये क्या है? 2 पाई। इसको क्या करेंगे? ये 180 ये 360 यानी एक चक्कर के अंदर पूरा कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। ये लो 360 डिग्री। ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। आ जाओ, आगे चलो। ये लो। ये सब एसी थ्योरी के आपके प्रश्न हैं, सब आसान हैं और देश भर की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो मैं आपको सबको करा रहा हूँ, ठीक है? प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस कितना होता है, क्या होता है, किस पर निर्भर करता है? मुझे बताओ, चाहे कोई भी तरंग हो, मेरा आरएमएस का मान कितना बताया था सर ने? सर ने बताया था 0.707। अब चाहे कोई भी मान लाओ, यहाँ पे 100 लाओ, 500 लाओ, 50,000 लाओ, मुझे बताओ ये फॉर्म फैक्टर चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये सदैव क्या रहेगा? स्थायी। आवर्तकाल पे नहीं, आवृत्ति पे नहीं, इस पे नहीं। वर्ग माध्य मूल का फैक्टर सदैव क्या रहता है? स्थायी रहता है। यही रहता है 0.707 या फिर 1/√2 जो भी आपको अच्छा लगे, है ना? समझ गए? बस यही ये पूछना चाह रहा है। आगे चलो। वही वापस क्वेश्चन आ गया। देखो, फिर से ये यूपीपीसीएल में पूछा है कि बताओ डोमेस्टिक एसी में आरएमएस का मान कितना होता है? तो मैंने यही बताया था। अगर ये मुझे आरएमएस पूछे तो कितना हो जाएगा? 0.707। अगर मुझे एवरेज पूछे यानी औसत पूछे तो 0.63 अरे 0.637 होता है ना? ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है? बस यही तो है। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है ज्यावक्रीय तरंग में प्रत्यावर्ती एसी का शीर्ष गुणांक क्या होता है? अभी समझाया था कितना होता है? 1.5 1.4। क्यों? √2 होता है शीर्ष गुणांक। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सर, पीक फैक्टर जो होता है ना, पीक फैक्टर यानी कि शीर्ष गुणांक, वो क्या होता है? अधिकतम अपॉन आरएमएस। अधिकतम अपॉन आरएमएस। अब देखो, अधिकतम का मान तो वीएम है और आरएमएस का मान क्या होता है? वीएम अपॉन √2 होता है, नहीं होता है? हाँ सर, होता है। अब वीएम से वीएम कट जाएगा तो पीक फैक्टर, ये पावर फैक्टर नहीं है, पीक फैक्टर है, तो पीक फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? ये √2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.414। ठीक है बेटा, 1.414 इज माय राइट आंसर। देख लो, ये है फॉर्मूला, अधिकतम अपॉन आरएमएस, और यहां से निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छे। और आपको तो ये याद रखना है, आपको तो ये याद रखना है। चलो आगे। अगला कह रहा है शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? इकाई होता है, बता दिया, समय खराब नहीं करना है। आगे चलो, नेक्स्ट। यदि किसी सर्किट में प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर से दर्शाना है तो रिएक्टिव पावर को दर्शाते ही पीछे क्या लगेगा? साइन फाई। जल्दी से देखो, ये रहा साइन फाई, ये रहा साइन फाई, ये तो हटाओ, साइन फाई होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? किसी सर्किट की प्रतिक्रिया शक्ति बतानी है। अब ये क्या कह रहा है? 3 VI साइन फाई और 1/3। ये तो गलत, ये फिर भी हो सकता है। ये कब होता है? जब फेज में होती। लेकिन अपने को क्या बोला है इसने? इसका करेक्ट मान निकालना है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये फेज है या वो है, लाइन है? नहीं पता चल रहा, तो अपन एक फेज का मानेंगे और ये लगा देंगे। ठीक है, ओके। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। ये कह रहा है 3 कला डेल्टा संयोजित शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक का विकल्प कौन सा है? ठीक है, अब ये क्या है? डेल्टा संयोजित है। अब हमेशा ध्यान रखो बेटा, चाहे डेल्टा हो चाहे स्टार हो, पावर हमेशा सेम रहेगी। अगर फेज बोलेगा तो 3 V फेज, I फेज, क्या हो जाएगा? कॉस फाई। और इसके लिए पावर भी यही रहेगी, P बराबर 3 V फेज, I फेज, कॉस फाई, है ना? अब ये अपने को क्या बोल रहा है? और अगर लाइन के लिए पूछेगा तो P बराबर, देखो बेटा फेज 3 होते हैं ना, इसलिए 3। अब लाइन के लिए पूछेगा तो √3 V लाइन, I लाइन, कॉस फाई। और यहाँ पे भी यही होगी, यानी कि चाहे स्टार लो चाहे डेल्टा लो, मेरी पावर तो मेरी सेम रहेगी। अब देखो, ये क्या कह रहा है? शुद्ध प्रतिरोध कह रहा है। शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई का मान क्या होता है? सर यूनिटी होता है। होता है तो बस इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब बस
पूछ रहा है क्या हो जाएगा पावर, तो देखो क्या है ऑप्शन में, √3 VPH IPH। बेटा फेज है, फेज में क्या आता है, 3 का गुणा आता है, √3 का नहीं, तो ये हो गया गलत। VLIL सर इसके साथ अगर √3 होता ना तो ये सही होता है, तो ये भी गलत। सर इसके नीचे ये √3 नहीं होता, देखो VLIL के साथ √3 है, VLIL के साथ √3 है, डेल्टा है, cos फाई है, मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, आराम से। एक चीज और याद रखना, डेल्टा होता है ना बेटा, ये रहा डेल्टा। अब आराम से देखो बेटा, यहां से यहां तक क्या है, ये फेज वोल्टा है सर, है ना, और ये क्या है, ये लाइन वोल्टा है। तो बस ये ध्यान रखो ना, ये बराबर होता है, तो डेल्टा के लिए फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, और लाइन धारा जो होती है ना, वो √3 टाइम क्या होती है, फेज धारा। बस इतना सा ध्यान रखो, मेरे कहने से ध्यान रख लो। ठीक है, अब आगे एक होता है स्टार, होता है स्टार। अब देखो बेटा, स्टार में जो करंट यहाँ जाऊंगा वो यहाँ पे भी चली जाएगी, यानी कि IL बराबर क्या हो जाएगा, IP। बस ऐसे ही ध्यान रखना बेटा। तो स्टार में लाइन धारा किसके बराबर हो जाएगी, फेज धारा के बराबर, और लाइन वोल्टेज बराबर बराबर क्या हो जाएगा, √3 V फेज, है ना। ये दो चीजें याद रख लो, और बाकी और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, आराम से देखो, आराम से। ठीक, ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये लो, आगे चलते हैं, ये लो। ये 2014 में आया आपका प्रश्न। ये कह रहा है विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब बेटा शुद्ध होता है ना, नकली मत समझना, विशुद्ध यानी शुद्ध। प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है सर, आर का मतलब जहां मेरी धारा है वहीं मेरा ड्रॉप है, यानी वोल्ट है। यानी इन दोनों के बीच में फेज कितना है, फेज एंगल होता क्या है, आई और वी के बीच का एंगल, वो कितना है, 0। सर cos 0 कब होता है, जब cos 0 तब होता है जब cos फाई, जब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एक मिनट, इनके बीच का एंगल कितना है, फाई है, यानी कि cos फाई। अब cos फाई यानी कि cos कितना, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, इकाई। ठीक है, तो देखो धारा और वोल्टेज एक फेज में होंगे, बिल्कुल, ये देखो एक ही फेज में है ना बेटा, यही धारा है यही वोल्टेज है ना। धारा वोल्टेज से 90 पीछे, बेटा ये तो एल में होता है, ये गलत। धारा वोल्टेज से 90 आगे, बेटा ये सी में होता है, तो ये भी गलत। धारा वोल्टेज से 90 आगे या पीछे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। आगे चलो, ये लो, आगे कह रहा है उत्पादन यानी कि इंडक्टेंस की इकाई, परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है। सिंपल सी बात करो, इंडक्टिव क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। लेकिन जब मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालता हूं, एक्सेल, चाहे मैं एक्सेल निकालूं चाहे एक्सी निकालूंगा, बेटा इनकी इकाई तो ओम ही होगी, ओम ही होगी। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये जेड के साथ ही तो आता है, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, बेटा इनकी इकाई क्या होगी, ओम ही होगी। ठीक है बेटा, आसानी से। ठीक है, चाहे एल और सी की कुछ भी हो। आगे चलो, ये लो, अब क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति का क्या है बेटा, प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्सएल, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf इंटू एल, है ना। तो देखो प्रेरणिक प्रतिघात कौन है, एक्सएल, और आवृत्ति क्या है, एफ। इसका संबंध देखो बेटा क्या है, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, समानुपाती एफ। होगा कि नहीं, तो बस देख लो कौन सा संबंध है, 1/2 है क्या, नहीं बेटा 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो गलत हो गया। 4 से गुणा है कि 2 से, नहीं सर 2 से, ये भी गलत। सर 2 कहाँ है इसमें, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया, ये आसान सा 2πfl। ठीक है, चलो आराम से चलो आगे, आराम से चलो, ये लो ये लो ये लो। प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात और आवृत्ति के बीच में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है ना। देखो मुझे क्या पता है, एक्स सी, एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है या नहीं होता है, हाँ सर। तो एक्स सी बराबर ओमेगा के बराबर क्या होता है, 2πf इंटू सी। तो देखो बेटा, क्या ये 4 गुना बराबर होता है, नहीं, ये देखो ना बेटा बटा 2 है, क्या 2fc होता है, नहीं, 1/2 होता है, हाँ 1/2 पाई एफ और सी। ये देखो बेटा, ये गलत हो गया। आसान, ठीक है, चलो आसान, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब देखो ये चित्र दिखाया गया है ए और सी का। अब मुझे बताओ इनमें क्या है, मुझे बताओ, ये मेरी एक तरंग है आई की और ये मेरी वी की तरंग है। मुझे ये बताओ, ये अपना अधिकतम मान एक साथ ले रही है कि नहीं ले रही है, हाँ सर एक, ये न्यूनतम एक साथ ले रही है कि नहीं। तो बेटा फेज की परिभाषा यही है, फेज क्या होता है,
जब दोनों तरंगे जब दोनों तरंगे एक साथ एक साथ यदि अपने अधिकतम तथा अधिकतम तथा न्यूनतम मान को प्राप्त करे न्यूनतम मान को न्यूनतम मान को प्राप्त करे प्राप्त करे तो यह क्या कहलाती है? फेज में कहलाती है। फेज में होना कहलाती है। ठीक है बेटा, तब अपन कहते हैं कि फेज क्या होता है? जब तरंगे अपने अधिकतम और न्यूनतम मान को साथ में ले। तो देखो ये साथ में ले रही है तो ये फेज में है। लीडिंग कब होती? जब एक तरंग दूसरे से पहले ले लेती अपना अधिकतम। लैगिंग क्या होती? जब बाद में लेती। ठीक है बेटा, ओके चलिए आगे चलो। 82 ये कह रहा है एसी के किस मान पर एम्पियर वोल्ट मीटर से नापते हैं? सिंपल सा है, आरएमएस। ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना। आगे चलो बेटा, आगे चलो। ये लो, वे राशियां जो समय के साथ साइनोसोडल रूप से बदलती है, यानी कि बदलती रहती है अपना मान, उसको क्या बोलोगे? फेजर मान कहोगे, प्रत्यावर्ती मान कहोगे। आगे चलो, अगला ये रो। ये कह रहा है एक निश्चित श्रेणी अनुनाद के लिए बैंड की चौड़ाई इतनी है, यानी कि बैंड विड्थ दे रखी है मुझे। कितनी दे रखी है? 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तात्कालिक कुंडली का क्यू फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए यदि बैंड विड्थ की चौड़ाई क्या रहेगी? जल्दी से देखो। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक निश्चित के लिए अनुनाद के लिए बैंड की चौड़ाई दे रखी है, तात्कालिक कुंडली के लिए क्यू का मान उच्च होने के साथ स्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई क्या रहेगी? मुझे बताओ, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? 1/r√L/c होता है कि नहीं होता है? बताओ यहाँ पर बैंडविड्थ कहाँ है? नहीं है ना, आर एल और सी। तो बेटा क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? ये रेजोनेंस का सर उल्टा होता है। बहुत अच्छा, अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है तो यहाँ कहाँ लिखा है? ठीक है बेटा, तो यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है और ये समान ही रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए आपके यूपी आरवीएनएल परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा था। चलिए आगे। उस धारा का आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 है? देखो बेटा, आरएमएस मान कैसे निकालते हैं? 0.67 ना, आरएमएस मान पूछा है बेटा। आरएमएस आरएमएस के लिए सर आपने क्या बताया? सर आरएमएस होता है 0.707 इंटू 200। ठीक है बेटा, अब देखो ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, एक हासिल का यहाँ पे 7 दूनी 14, यह क्या हो जाएगा? बटा 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 141.4 एम्पियर। ये रहा। ठीक है बेटा, चलें आगे। आइए, टाइम सीमित है और हमें सारे प्रश्नों को देखना है और आपकी तैयारी में आपकी जीत को सुनिश्चित करना है। आगे चलो। किसी विशुद्ध धारिता के प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की ईएमएफ में इस प्रकार से लगाया जाता है कि धारिता का प्रतिघात 10 है और आवर्ती को क्या करिए? 2 गुना किया तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो क्या है? धारिता यानी कि सी, यानी कि क्या है? एक्सी। और एक्सी को क्या लिखता हूं मैं? ओमेगा इंटू सी, है ना। और एक्सी बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो लिख दो यहाँ पे 2 पाई एफ इंटू सी। अब यहाँ पर इसने क्या किया? आवर्ती को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। बेटा आवर्ती को 2 गुना करो तो जरा। 1/2 पाई इंटू 2 इंटू एफ इंटू सी कर दिया? हाँ सर कर दिया। अब देखो आराम से यहाँ पर आ जाओ। एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई एफ इंटू सी इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। बेटा ये क्या है? ये एक्स सी ही तो है। तो एक्स सी बराबर एक्स सी बाय 2, यानी पुराने वाले का आधा। पुराना कितना था? 10। ये देखो बेटा, ये रहा 10। तो 10 बटे में 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5 ओम। बेटा इसी तरह से आपको स्पीड में प्रश्नों को करना है। अगर सफलता चाहिए तो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष से मत भागो तुम। यूं ही बिना कहे कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये लो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, एक्सी दे रखा है, जेड निकालना है। बेटा मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है जेड बराबर सर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। हाँ सर होता है। ठीक है बेटा, तो जेड बराबर आर स्क्वायर कितना है? कि 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है सर? 90। एक्सी कितना है? कि सर 60। ये देखो बेटा 60 है।
और इसका कर दो स्क्वायर, तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। z बराबर क्या हो जाएगा सर, 40 का स्क्वायर होता है 900, 900 नहीं चलिए सॉरी सॉरी थोड़ा फटाफट में हो गया। ये लीजिए, ये लिए 40 का क्या होता है 1600 और 30 इसका होता है 900, मिला के कितना हो जाएगा 2500। यहाँ से आया 50 ओम, 50 ओम आंसर आ गया। हाँ सर आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे, चलिए आगे। ये लो, ये प्रश्न है, कहाँ का है, यूपी आरवी नल का है। देखो ये कह रहा है एसी परिपथ में विद्युत धारा का समीकरण दे रखा है आई बराबर इतना। बेटा ये समीकरण जब भी होता है ना तो उसको ऐसे मन में मान लिया करो, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी और जो भी होगा प्लस माइनस फाइव, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे हमेशा देखो ये क्या दे रखा है प्लस फाइव दे रखा है, प्लस फाइव यानी कि धारा क्या है आगे की तरफ है। अगर धारा आगे की तरफ है तो मुझे क्या पता चला ये क्या है, लीडिंग है लैगिंग है, सर ये रीडिंग की तरफ है। अब देखो आरएमएस मान निकालना है, तो आ जाओ सबसे पहले आरएमएस निकालो। ये क्या दे रखा है आईएम, आईएम का मान कितना दे रखा है 14.14 दे रखा है। अब देखो बेटा आराम से देखो, आई आर एम एस मुझे क्या पता है, मुझे पता है ये होता है आई एम बाय √2 होता है। हाँ सर होता है। आई एम को चुपचाप यहाँ लिख दो, कितना होता है 14.14 और नीचे क्या हो जाएगा, और √2 का मान कितना होता है साथियों 1.414। वैल्यू रखो यहाँ पे 1.414। बेटा यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, ये देखो 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो आ गए, ये 3 है तो ऊपर 3 जीरो आ गए। ठीक है बेटा, अब देखो 2 से 2 जीरो कैंसिल, ये देखो पूरा का पूरा उड़ गया, तो आंसर कितना आ गया 10। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ये आंसर होगा क्या, नहीं। ये आंसर होगा क्या, नहीं। इन दोनों में से मेरा एक आंसर आना है। अब देखो थोड़ा सा समझदारी रखो बेटा, यहाँ प्लस का है, धारा प्लस का है, तो निश्चित रूप से एंगल भी क्या होगा प्लस का होगा। बस एंगल यहाँ पे प्लस का है क्या, बस ये आंसर है, सोचो मत, बस आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। अगर इसका बिहेवियर माइनस का होता तो आंसर माइनस में आ जाता, खत्म बात। ठीक है, चलिए आगे चलो, आगे चलो बेटा, हमें बहुत सारे प्रश्न करने हैं तो ध्यान रखो। एक आरएल श्रेणी परिपथ में आर और प्रतिरोध और प्रतिघात में प्रत्येक 4 ओम के हैं। ठीक है, तो इस परिपथ में विद्युत धारा निकालनी है। ठीक है, अब देखो आराम से, ये क्या है आर, ये क्या है मेरा एल, और ये भी क्या है मेरा 4 ओम, और ये भी क्या है मेरा 4 ओम। ठीक है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, इसका Z निकाल सकता हूँ। हाँ सर Z निकाल सकता हूँ। क्या निकालने की जरूरत है, Z नहीं है। अब देखो समझो, ये 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, अब देखो आराम से देखना, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा इसका Z, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 4 का इस Z बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूं मैं, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो z का मान कितना हो जाएगा सर, z का मान हो गया 16 प्लस 16 यानी कि क्या हो जाएगा 32, यानी कि क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 है ना। अब 16 किसका होता है 4 का, यानी कि 4√2 मेरा आंसर आ गया, आ गया। अब देखो, तो मैं पावर फैक्टर की बात करूंगा, पावर फैक्टर तो पहला तो मैं क्या देखूंगा, पहला मैं देखूंगा इसके अंदर है क्या, प्रतिघात है, एल है। सर एल का बिहेवियर कैसा होता है, एल हमेशा पीछे रहता है, लैग रहता है, कौन रहता है, धारा पीछे रहती है ना। तो देखो वोल्टता से 90 डिग्री आगे, अरे आगे तो हो ही नहीं सकती, धारा हमेशा पीछे रहेगी, क्यों, क्योंकि एल है। अब देखो वोल्टता से 45 आगे हो नहीं सकती क्योंकि धारा है। अब देखो या तो 60 डिग्री कम या 45 डिग्री कम। अब मैं cos फाई निकाल लेता हूं, देखो cos फाई का वैल्यू होता है r बटे में z होता है। हाँ सर होता है, तो cos फाई बराबर r कितना है, r है बेटा देखो 4 और z कितना है 4/√2, ये कट गया। मुझे बताओ cos फाई, मुझे बताओ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे cos 45 की वैल्यू होगी, यानी फाई की वैल्यू कितनी है 45। जल्दी से देखो 45 कहाँ है, ये रहा सर 45 और ये लगा दे, ये गलत क्योंकि पीछे है ना, वोल्टा पीछे आएगी, लैगिंग आएगी, इसलिए सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो, आगे चलो। इस तरह से बेटा आपको प्रश्नों को हल करना है। आगे देखो, ये कह रहा है एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात 10 दे रखा है और कैपेसिटिव प्रतिघात 15 दे रखा है, तो कुल प्रतिघात निकालना है। ये क्या है मेरा आर, ये क्या दे रखा है मेरा एल, और ये क्या दे रखा है मेरा सी। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात कितना दे रखा है 10 ओम। ठीक है, ये कितना दे रखा है मेरा 15 ओम। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है आरएलसी परिपथ के अंदर, तो कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है,
क्या है कि इसमें प्रतिरोध का मान नहीं दिया हुआ है। प्रेरणिक प्रतिरोध और इसका मान नहीं दिया हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात 10 दे रखा है, ठीक है। कैपेसिटिव कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध निकालना है। ऐसे कैसे निकालोगे? आर तो है नहीं इसमें। बेटा एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। चलो अपन देख लेते हैं। माना इसके अंदर जो है, कुल कितना दे रखा है? कुल प्रतिरोध निकालना है ना। मान लो मेरे इसके अंदर प्रतिरोध का मान, मान लो आप प्रतिरोध जो है ना वो 5 ओम का प्रतिरोध है। तो कुल इसमें क्या निकाल लो आप? प्रतिबाधा। बेटा ये देखो गलत हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। इसमें प्रति का बाधा निकाल लो आप, है ना। तो देखो आर कितना दे दिया आपने? 5 दे दिया। बस अब अपनी स्पीड में चलो। जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी का स्क्वायर। तो जेड बराबर आर कितना है? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एक्सएल या कुछ भी देख लो तो 15 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस देखो 10 में 15 में से 5 गए तो 15 में से 10 गए तो 5 बचे। हाँ सर, ये हो गया। क्या हो जाएगा? 5 और 5 तो 25, 25 और 25 50, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 2। तो आंसर यहाँ पे लिख दो आप 5 रूट 2 ओम, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लो। इसमें थोड़ा सा डेटा इनकम्प्लीट था तो मैंने आपके लिए लिख दिया। क्या लिखा है? एक आरएलसी परिपथ के अंदर आर का मान 5 है, प्रेरणिक प्रतिकार इतना है, कैपेसिटी उतना है, तो कुल प्रतिबाधा निकाल दो। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सॉल्व। ओके चलो, डोंट टेंशन, टेंशन नहीं लेने की, आराम से आप करो। इसी इस रफ्तार में आपको हल करते हुए चलना है। ठीक है, ये लो। एक 3 फेज संयोजक के अंदर इसमें निकालना, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाओगे? मैंने क्या बताया सर आपको? पावर चाहे अगर मुझे फेज की पूछेगा तो मैं याद करूंगा 3 फेज, आई फेज। और अगर मुझे पावर अगर पूछेगा लाइन के अंदर तो मैं लिखूंगा √3 आई एल वी एल। और मुझे कुछ नहीं पता तो देखो ये आई फेज वी फेज, अगर 3 होता तो मैं इसको लगा देता, तो ये गलत हो गया। ये नीचे क्या कर रहा है? ऊपर आना चाहिए, ये भी गलत। तो आंसर मेरा हो गया √3 वी एल आई एल। ठीक है, चलो आगे चलो। आसान है ना प्रश्न? ये लो, आगे चलो, ये लो। अगला कह रहा है चक्र प्रति सेकंड सत्यावधि का मान किसके बराबर है? सिंपल सी बात है, ये क्या होता है? हर्ट्ज। ये क्या होता है? हर्ट्ज। ये क्या होता है? 1/t, यानी कि ये क्या है? प्रति सेकंड क्या काटे गए चक्रों की संख्या। तो यही तो मेरी आवृत्ति है, ठीक है। और इसका समयावधि क्या हो जाएगा? सेकंड इकाई। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये कह रहा है निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण क्या है? भाई आपका शक्ति गुणांक जो है परिपथ का वो कम है, उसका कारण क्या है? नियंत्रित करने वाले उपकरण में अनुपयुक्त अनुपातकता, उपकरण में अनुप्रयुक्त वोल्टता में उतार चढ़ाव, प्रेरक में प्रतिघाती शक्ति बिल्कुल, और परिपथ में ढीले कनेक्शन नहीं। बेटा इसमें देखो सिंपल सा, देखो ये क्या कह रहा है? शक्ति गुणांक किसका उत्तरदायित्व है? सबसे पहले देखो शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई बराबर R बटे Z। ठीक है, अब R तो मेरा फिक्स है और Z की वैल्यू क्या होती है? ये होती है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब देखो इस मान को अगर मैंने बढ़ाया तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए कारक उत्तरदायी कौन है? प्रतिघाती शक्ति वाला। चलिए ये आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये कह रहा है किस प्रकार का लोड की प्रवृत्ति अग्रगामी के लिए उत्तरदायी होता है? मुझे पता है, आगे कौन रहता है? लीडिंग लोड। लीडिंग यानी कि कैपेसिटर। देखो कहाँ है कैपेसिटर? ये रहा, ये तो लैगिंग रहता है। ये गलत, ये भी गलत। ठीक है, चलो आगे फटाफट। आगे ये कंसेप्ट वीडियो सॉल्यूशन का पहली बार ग्रेट कंसेप्ट लेके आया है। आ जाइए जल्दी। उस परिपथ के शक्ति गुणांक की प्रवृत्ति क्या होगी जिसमें वोल्टता और धारा का नीचे आरेख दर्शाया गया? ओ भाई साहब, आरेख तो है ही नहीं। चलिए आरेख है नहीं तो हम ही बना देते हैं। मान लो इसका आरेख ये वाला है, ये रहा है x, ये रहा मान लो लैगिंग है ना, हाँ ये v और ये i। अब बताओ इसका कौन सा हो जाएगा? मान लो ये चित्र है, ये चित्र दे नहीं रखा है हमारे, क्या है खा लिया उन्होंने। तो बताओ ये v है, ये i है। देखो i पीछे है ना, तो धारा क्या है? लैगिंग कर रही है, तो ये पश्चिमगामी का है। ये रहा चित्र, ठीक है। ओके चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। आगे चलो। यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण 0 है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? मैंने यही तो बताया। अगर मेरा R है, अगर यहाँ मेरा V है, यहाँ I है, तो यहाँ फाई का मान कितना है? 0 है। ये रहा लिखा हुआ 0,
तो बताओ cos फाई यानी कि cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यही प्रतिरोधी परिपथ की पहचान है। आगे चलो। ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का अपरिवर्तित डीसी मान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिसे किसी दिए गए परिपथ में दिए गए समय के लिए प्रवाहित होने वाली उतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है जो प्रत्यावर्ती धारा में उसी परिपथ की समावधि के लिए प्रवाहित करता है। बेटा ये एक परिभाषा है, इसको याद करना है। ये आरएमएस की परिभाषा होती है, वर्ग माध्य मूल के बराबर, यानी कि किसी समय में जो डीसी द्वारा खपत है वो एसी के बराबर होती है, तो वो वर्ग माध्य मूल की परिभाषा है। तो ध्यान रखना है ना बेटा। चलिए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न पर। एसी परिपथ में यदि लोड में धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है तो बताओ ये क्या है? तो ये शुद्ध प्रतिरोधी है। हम सॉल्व कर चुके हैं। इस अवस्था में परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई होता है। आ जाओ, ये लो चित्र देख के घबराना मत। ये कह रहा है परिपथ में प्रेरणिक के समय VL बराबर L di/dt है, तो फेजर के रूप में निरूपित करो। जल्दी से बताओ, आराम से। चित्र देख के नहीं घबराना है कभी भी, हमेशा ध्यान रखो। तो आ जाओ, मुझे क्या पता है? सर मुझे सर ने बताया V बराबर क्या होता है? I इंटू R। ये तो पता है। हाँ सर ये भी पता है। अब यहाँ R की जगह क्या है? XL है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू XL। ये तो पता है। हाँ सर। तो V बराबर I, ये I तो I ले है, ठीक है। सर XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, ठीक है। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। बहुत बढ़िया। तो V बराबर I चेंज हुआ नहीं, ये ओमेगा बराबर 2 पाई F इंटू L। तो बेटा यही तो ये पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि बताओ किसके बराबर है? ये रहा किसके बराबर हो जाएगा? ये देखो ओमेगा इंटू L, ये रहा J इंटू ओमेगा L। ये J क्यों लिखा है? ये J इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है? J एक प्रतिघाती खपत है ना? बस और कुछ नहीं। ये J सिर्फ दिशा को बता रहा है। ये J सिर्फ दिशा को बता रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? ये नहीं और ये नहीं। ठीक है? इसमें भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या नहीं है? ओमेगा L, इसमें I नहीं है। ठीक है? और इसमें, ठीक है? आसानी से देखो C सही हो जाएगा। किसी भी चित्र को देख के घबराना कभी भी नहीं है। आ जाओ। आ जाओ। विशुद्ध प्रेरणिक भार में उपयोग की गई औसत शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। क्यों होती है? कि मान लो ये L है, L के लिए हमारा क्या होता है? लैगिंग नेचर होता है किसका? धारा का। तो अगर मेरा V यहाँ चल रहा है तो मेरी L यहाँ चले, I यहाँ चलेगी, दोनों के मध्य का कोण 90 होगा। तो सक्रिय शक्ति क्या हो जाएगा? P बराबर VI cos फाई, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। तो VI cos 90, cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 0 खपत, शून्य खपत, शून्य लैगिंग पावर फैक्टर। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है यदि एक कुंडली में प्रेरकत्व इंडक्शन 20 मिली है और इसका प्रचालन आवृत्ति इतनी है तो प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। ठीक है? यानी कि XL निकालना है। मुझे पता क्या है? XL बराबर ओमेगा L होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई F इंटू L होता है। ये तो पता है मुझे। हाँ, तो XL बराबर, अब देखो, क्या मुझे 2 पता है? ये लो। क्या मुझे पाई पता है? ये लो 22/7। क्या मुझे F पता है? F ये रहा 1000 किलो, तो ये लिख दिया मैंने 1000 और 10 की घात 3। क्या मुझे L पता है? ये रहा बेटा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की घात -3। ठीक है बेटा? इसको सॉल्व करने की तरीका देखो, सॉल्व करना तरीका इंपॉर्टेंट है। ये सब ले आएंगे। ठीक है? वैल्यू देखो सब में ओम 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 है। हाँ भाई ओम ओम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओम में ही आएगा आंसर। देखो बेटा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखो -3, ये प्लस का 3, खत्म। खत्म हो गया क्या? हाँ सर खत्म हो गया। अब देखो ये क्या है? 1000 है और ये क्या है? 1 है, यानी कि पीछे 4 जीरो आएंगे। पीछे क्या है? 4 जीरो आएंगे। अब देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 इंटू, यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 3.14 होता है। यहाँ पर क्या है? 2 है, तो मैं वापस 2 लिख दूं। हाँ सर लिख दो। फिर कितने बचेगा? ये 3 और 1 4, यानी 10 की घात 4 बचेगा क्या? हाँ, आराम से देखो बेटा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी कि वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, 4 जीरो ओम। हाँ सर इस तरह से आएगी। आराम से देखो बेटा, 1,20,000 ओम कहाँ है? 1,20,000 ओम है क्या? नहीं। 1,20,000 ये तो बहुत ज्यादा है। 1,20,000 है क्या? नहीं। 1,20,000 ओम है क्या? हाँ बेटा ये रहा। ठीक है? कैसे आया? देखो बेटा आराम से देखो, इसने यहाँ पॉइंट लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 120, ये 3 जीरो है तो किलो ओम,
ये देखो 120 किलो ओम और 125.6 किलो ओम पास में आ गया, तो यही मेरा आंसर है। आ गया? इसको बेटा आता सबको है, पर एग्जाम में प्रेशर में हम गलत करके आते हैं। बस उसी चीज को आपको अवॉइड करना है और चीजों को सॉल्व करते रहना है, क्योंकि योद्धा हार नहीं मानते। आओ अगला आओ, मैं कर सकता हूं तो आपको इसी रफ्तार में करना होगा। आओ, ये कह रहा है शुद्ध प्रेरणिक प्रतिरोध में आवर्ती का मान जितना अधिक होगा प्रतिघात क्या होगा। देखो बेटा एक्सएल क्या पता है मुझे, 2 पाई एफ इंटू एल, ये एफ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो देखो बढ़ेगा 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 रिक्त हो जाएगा। चलो आगे चलो आगे चलो। नेक्स्ट ये कह रहा है एक शुद्ध प्रेरण परिपथ में धारा वोल्टेज से क्या होता है। अब देखो एल है, एल में मैंने क्या बताया लैगिंग, ये बनाया लैगिंग, क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे करते हैं, पाई बाई 2 कहते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है वोल्टता से, कौन धारा, धारा ये रही धारा, वोल्टता से पीछे है 90 डिग्री पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है, पाई बाई 6 नहीं, क्योंकि ये 30 डिग्री होता है, ये क्या होता है 60 डिग्री, ये 45 और ये होता है 90, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। आगे चलो बेटा, इसी स्पीड से आपको सॉल्व करने हैं, इससे तेज आपको सॉल्व करने हैं। वोल्टता के संदर्भ में प्रेरण में धारा क्या होती है, पश्चगामी होती है, सबको पता है। ठीक है आगे चलो। अगला, किसी प्रेरित इंडक्टर में प्रतिघात की गणना कीजिए। तो हमें पता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। अब हम बार बार नहीं सॉल्व करेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल, फटाफट से लगाओ और उड़ाओ। आगे चलो, ये लो बेटा फटाफट से बताओ ये कौन सा है, अभी बताते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक भार में इसी वोल्टा में प्रयुक्त वोल्टा और तरंग का है, बताओ किसका भार है। देखो आराम से, मैंने क्या बताया, फेज कैसे पहचानोगे, जो धारा पहले अपना अधिकतम मान लेगी। अब देखो बेटा, पहले यहां से धारा गई, ये धारा गई, ये धारा गई, एक यहाँ गई, इसने अपना मान कहाँ ले लिया, यहाँ पर, इसने अपना मान कहाँ ले लिया, यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये क्या है करंट, करंट ने अपना मान कहाँ लिया, ये, यानी 90 पे आने पर करंट ने अपना मान अधिकतम लिया। और इसने, ये कौन है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज ने अपना मान 0 पे ले गया, यानी 0 पे अपना मान ले लिया, और इसने कहा लिया 90 पे। देखो स्थिरता देखो, यहाँ वोल्टेज ने अपना मैक्सिमम ले लिया, और इसके बाद 90 के ऊपर आई ने, तो बताओ इसमें लीडिंग कौन है, ये लीडिंग वोल्टेज है, और लैगिंग क्या है, धारा। यानी कि जहां धारा लैगिंग होती है वहां परिपथ कैसा होता है, शुद्ध एल होता है। ठीक है, अगर आरसी होता तो यहाँ बीच में होता। ठीक है, समझ में आया, इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल किस में होता है, एल और सी में। अब देखो यहाँ वोल्टेज ने पहले ही अपना मान ले लिया वी, और यहाँ पे आई, आई कौन है पीछे, यानी कि लैगिंग, लैगिंग कौन रहता है, धारा पीछे कौन रहती है, इंडक्टर की। ठीक है, तो शुद्ध एल है ये। आ गया हो, समझ में आ गया बेटा। ऐसे ही आपको समझना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। यदि वोल्टा आरएमएस का मान इतना है तो एसी वोल्टता का शिखर से शिखर मान, देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज करता है, इसने क्या पूछा है, शिखर से शिखर मान पूछा है ना। आ जाओ, सबसे पहले अधिकतम मान, तो वी आरएमएस का मान कितना होता है सर, वो होता है वीएम बाय √2 होता है। हाँ सर, अब अपने को वी आरएमएस कितना दे रखा है, दे रखा है सर 220 बटे √2 दे रखा है, ये वी आरएमएस का मान है। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, तो वीएम का मान कितना हो गया, वीएम का मान आ गया 230, वीएम का मान आ गया 230। तो एसी वोल्टा का शिखर से शिखर मान कितना है, तो बेटा देखो ये क्या है, शिखर मान है। देखो शिखर से शिखर मान क्या होता है, ये वाला, ये क्या है वीएम, और ये क्या है वीएम। यहां से यहां तक का मान कितना है, 230 है, तो शिखर से शिखर का मान 230 इंटू 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 460। बेटा ये सही कर लेना, आंसर गलत लगा हुआ है, ये तो क्या हो जाएगा 460। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 460 वोल्ट मेरा सही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, फटाफट से चलो, ये लो। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में पीटी, वीटी और आईटी ताक्षणिक मान, शक्ति और वोल्टेज दे रखा है। किसी क्षण में धारा निकालनी है। आराम से देखो, मुझे सर ने क्या बताया, मुझे सर ने बताया P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। अब देखो ये संबंध किससे पास में है, क्या बीच में प्लस होता है क्या, नहीं, इंटू होता है, हाँ, ये डिवाइड होता है, नहीं, माइनस होता है, नहीं, ये आंसर हो गया, खत्म। आगे चलो आगे चलो, ये लो बेटा आगे चलो। ये कह रहा है यदि आपूर्ति वोल्टा कितनी है, 10 है, प्रेरणिक क्या है, ये है वी है 8। ठीक है, तो वोल्ट मीटर वी आर का मान निकालना है। देखो आराम से, देखो बेटा ये है और अपने को एक्सएल दे रखा है। ठीक है, अगर आपूर्ति वोल्टा कितनी मात्रा है, मुझे क्या चाहिए, आपूर्ति वोल्टा मुझे 10 दी है, ये मेरे को मान लो ये आपूर्ति वोल्टा कितनी है, 10 वोल्ट है। ठीक है,
प्रेरणिक इंडक्टिव वोल्टेज कितनी है 8। हाँ, यहाँ की वोल्टेज कितनी है बेटा 8। मुझे वीआर में निकालना है। मान लो ये आर है, यहाँ मैं वोल्टमीटर लगा देता हूँ, मुझे ये वीआर निकालना है। तो बस डरो मत, कुछ भी नहीं डरना है। देखो यहाँ पे देखो, होगा वो इसके बराबर होगा, वी के बराबर। तो मैं वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बेटा? हाँ, लिख सकते हो सर। भाई होगा सब इसके बराबर ही। तो देखो वी कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर, वी आर मुझे निकालना है, और वी एल कितना है 8 का स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 100 वी आर का स्क्वायर प्लस 8 वाटी 64। बिल्कुल। अब इधर आ जाओ, यानी कि मैं 100 माइनस 64 बराबर क्या कह सकता हूँ? वी आर का स्क्वायर कह सकता हूँ? हाँ सर कह सकता हूँ। यानी मैं वी आर बराबर अंडर रूट में 100 में से 64 गया तो 36 कह सकता हूँ? हाँ सर। यानी कि वी आर की वैल्यू क्या आ गई साथियों? वी आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 आ गई, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, है ना? बस ऐसे ही तो सॉल्व करना है। आराम से, डरना नहीं है, डरना नहीं है, योद्धाओं की तरह एग्जाम देना है और जीत के आना है। देखो हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। एक भार एसी वोल्टता में प्रयुक्त भार धारा और स्रोत वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री अग्रगामी है तो लोड क्या होगा? सबसे पहले तो देखो क्या है 30 डिग्री, क्या है अग्रगामी, कौन? भार धारा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से सी तो है। अगर लेकिन सी अगर 90 डिग्री होता तो मैं कह देता शुद्ध सी है। 90 डिग्री है क्या? नहीं बेटा 90 नहीं है। कितना है? 30 डिग्री है। तो ये तो हो नहीं सकता। एल निश्चित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि एल होता तो ये पश्चिगामी होता, तो ये भी खत्म। क्या शुद्ध एल है? नहीं। जब एल ही नहीं है तो शुद्ध क्या है? आंसर आ गया। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? नहीं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया अग्रगामी, तो मेरे को पता चला सी तो होगा ही होगा। तो सी या तो ये होगा या ये होगा, ये तो खत्म। शुद्ध सी होता तो 90 होता, 90 नहीं है तो ये आंसर खत्म। बेटा ऐसे ही करना है आपको सॉल्व, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। आगे चलो। उस आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात करो जिसका प्रतिरोध 10 है और प्रतिबाधा 18.6 है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो थोड़ा सा कैसे करना पड़ेगा। हाँ करते हैं। देखो ये क्या है? प्रतिरोध। ये कितना है? 10 ओम। ये क्या है? प्रतिबाधा, यानी कि जेड कह रहा है। ये जेड कितना है? ये दे रखा है 18.6। ठीक है, तो मुझे क्या है? आसान क्वेश्चन है। देखो cos फाई बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सोचा एल है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10 बटे प्रतिबाधा कितना है 18.6। बस अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट उड़ाया तो 100। अब देखो सर इसको सॉल्व कैसे करोगे? तरीका देख लो, तरीका देख लो। देखो आराम से इसको देखो, ये क्या है 1800। जब इसमें पॉइंट लगाऊंगा तो ऊपर जीरो आ जाएगा। हाँ जीरो। अब इसको 18 मानो, 18 पंजे 90, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, 18 18 है, 186 को 18 मानो, 18 पंजे 90, 90 से ज्यादा है तो आंसर ये हो गया। खत्म, खत्म। आगे चलो। अब देखो ये रहा, ये कह रहा है आरएल परिपथ में केवीए को किससे गुणा करे कि सक्रिय बल निकल जाए। आरएल परिपथ में केवीए को किससे? सिंपल सी बात है, सक्रिय बल यानी कि पी। पी बराबर क्या हो जाएगा? ये रहा, ये क्या है? केवीए, एपरेंट पावर। तो इसको अगर मैं कॉस से गुणा कर दूं तो सक्रिय नहीं निकल जाएगा? हाँ सर कॉस से गुणा कर दो। सर अगर रिएक्टिव बोले तो कुछ भी नहीं है, ये जो एपरेंट है ना इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टिव आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी। खत्म। अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हम एग्जाम में आराम से प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। आगे चलो, आगे चलो। ये कह रहा है 50 ओम के शुद्ध प्रतिरोध और 100 माइक्रोफेराड की धारिता के लिए श्रेणी क्रम में है। यदि श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट का 50 वोल्ट का की आपूर्ति प्रदान की गई तो वोल्टता की प्रतिरोध के वोल्टेज की गणना करें। ठीक है, देखो आराम से। पहले क्या लगाया इसने? आर लगाया। ये कितना है? 50 ओम। एक ये लगाया, ये कितना है? 100 माइक्रोफेराड। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और यहाँ पर इसने बैटरी कितनी लगाई है? 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी है और 50 हर्ट्ज की। तो मुझे इसके अक्रॉस क्या चाहिए? वोल्टता चाहिए। मैं इसके अक्रॉस वोल्टता कैसे निकाल पाऊंगा? जब मुझे धारा पता चल जाएगी, जब मुझे धारा पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अपन करते हैं कैलकुलेट। आ जाओ। देखो यहाँ से सबसे पहले ये सी दे रखा है तो मैं एक्स सी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो 1/2 पाई यानी कि 22/7 इंटू एफ कितना है? 50 इंटू सी कितना है? 100 माइक्रो। अब देखो माइक्रो है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात
6 क्योंकि नीचे माइनस था, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये। अब उम, 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 ठीक है, हो गया। अब देखो, यहाँ पे ये 0.7 है, ये ऊपर भेज दूँ मैं? ये 22 बटा ये 7 ऊपर चला जाएगा? हाँ सर, 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो, आराम से देखो, ये 2 ज़ीरो है, ये 3 ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या बचे? 3 ज़ीरो। देखो आराम से इधर आओ, XC बराबर ये आप क्या बचेगा? 3 ज़ीरो क्यों? क्योंकि 2 ज़ीरो नीचे कैंसल हो गए, यहाँ 7 हो गया। फिर क्या बचा? 2 इंटू 22 इंटू क्या है नीचे? 50, ठीक है। अब XC निकालना है मुझे ओम में। अब देखो, 2 पंजे क्या हुआ? 100, 100 है तो मैंने 1 पावर और हटा दी इसकी, 100 तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, ठीक, इंटू ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने XC बराबर ये कितना हो गया? 10 की घात 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 या 44, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 22, ठीक है बेटा। अब ये ऊपर जाएगा तो XC की वैल्यू हो जाएगी 7 यानी कि 70/22, ठीक है, 70/22। तो यहाँ से लगभग देख लो ये 3.14 आ रहा है, 3.14 आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ से अब Z कैलकुलेट करो, यहाँ से अब Z कैलकुलेट करो। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो देखो ये क्या हो रहा है? 50 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? 3.14 का स्क्वायर। तो देखो इसको हल्का सा करोगे तो अपने को क्या पता चलेगा? ये 9 है और ये 50 है, यानी 50 तो लगभग ये 50 ओम के आसपास ही आएगा, 50 ओम के आसपास। तो यहाँ से मुझे आई निकल जाएगा, आई बराबर 100/50 यानी कि धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर धारा हो गई। अब 2 एम्पियर धारा हो गई। अब देखो मैंने यहाँ मान ज्यादा लिया था, तो यहाँ से 2 एम्पियर धारा जारी होगी, तो वी आर के अक्रॉस वोल्टता कितनी हो जाएगी? देखो 50 इंटू 2 तो लगभग 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से थोड़ा कम, 100 वोल्ट के आसपास देख लो, एक ही है। तो कभी भी एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करते बेटा, इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेट करके भी चलना पड़ेगा। देखो मैंने आपको लाइव सॉल्व करके बताया, ऐसे ही आपको वहां पे करना है। देखो 100 के आसपास कोई नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। देखो स्वाभाविक सी बात है, सारे प्रश्न एग्जामिनर करने लायक नहीं देता है, ठीक है। अब देखो 50 ओम का प्रतिरोध, 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध है, 100 माइक्रोफैराड शुद्ध धारिता का श्रेणी क्रम में लगा है, तो संयोजन के लिए जुड़ा प्रतिबाधा ज्ञात करो। वही चीज है, वापस से मेहनत कराएगा, करा भैया, तेरे भी दिन है। 50 ओम, यहाँ क्या है? 100 माइक्रो फैराड, और यहाँ क्या है? प्रतिबाधा। बेटा वही चीज है, ये देखो पूरी, ये उसी शिफ्ट के अगले शिफ्ट में आया हुआ है ना। तो पहले यहाँ से XC निकल जाएगा, XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई FC, यही होता है। तो देखो सबसे पहले 1/2 इंटू 22/7 को मैंने 7 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। आगे ये कितना है? 50 F और C कितना है? 100 माइक्रोफैराड, 100 और माइक्रो यानी कि 10 की घात -6, ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। भेज दो क्या? हाँ भेज दो। 10 की घात -6। बेटा इसको वापस सॉल्व करोगे तो 3.14 के आसपास आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है? प्रतिबाधा निकाल रहा है, ठीक है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? R कितना दिया? 50 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3.14 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो Z का लगभग 50 के आसपास आंसर आएगा। 50 से ज्यादा आएगा तो ये तो गलत, बहुत ज्यादा नहीं, ये भी नहीं, आंसर हो गया। बेटा इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। आपके सामने लाइव करके बता रहा हूं मैं, इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। कुछ प्रश्नों को आपको टाइम खराब करने के लिए दिया जाता है, ये उन्हीं प्रकार के प्रश्नों में से है, लेकिन करना कैसे है वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे चलो। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है एक संधारित्र और एक प्रतिरोध 50 और 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में है, धारा 2 एम्पियर है और परिपथ में अवतिक से, अब देख क्या है? अपव्यतित यानी कि खाने वाली खपत से 80 है। तो प्रतिरोध की गणना करो, ठीक है। आराम से देखो क्या क्या है। सबसे पहले C है और R है, ठीक है। संधारित्र और प्रतिघात 50 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज के एसी। अच्छा इन दोनों को मैंने 50 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। ये हो गया। अब ये कह रहा है धारा कितना है? 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा है, ये एम्पियर जा रही है। अब ये देखो, ये खपत दे रखा है, यहां से आंसर निकलेगा बस। ये खपत कितनी दे रखी? 80। मुझे बताओ इन दोनों में से खपत करेगा कौन? ये C करेगा या R करेगा? आप बोलोगे खपत सिर्फ R ही करता है, तो बस यही तो हिंट था। तो P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। बस यहां से मैंने पकड़ लिया, ये हो गया 80
आई कितना दे रखा है मेरे को, ये देखो बेटा 2 एम्पियर, ये देखो 2 एम्पियर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर। देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना बस। ये हो गया 20 एम्पियर, 20 एम्पियर मेरा 20 ओम मेरा हो गया। तो इस तरह से हमने 116 क्वेश्चंस को कर लिया है।